हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग जो है वो न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ होगा उसका एनालिसिस देखेंगे, स्पेशली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, चाहे बीपीएससी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होगा, ये न्यूज़ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है वो है आपका रामसर साइट। तो हम लोग देखेंगे ये रामसर साइट क्या है और बिहार के अभी नए रामसर साइट इनको दर्जा दिया गया है। वो जो नया रामसर साइट है उसकी क्या विशेषता है और ये रामसर साइट के अंतर्गत जो आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाता है वो आर्द्र भूमि क्या है और उसका क्या महत्व होता है। ये आपके पीटी में भी पूछ सकता है और आपके मेंस में भी पूछ सकता है, यानी पीटी और मेंस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हाल में बिहार के 2 झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपका पहला है गोकुल जलाशय और दूसरा है आपका उदयपुर झील। तो ये जो गोकुल जलाशय है वो कहाँ है? बक्सर में है। और अगर मान लीजिए पूछ देगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, गोकुल झील जो जलाशय है उसका ये आर्द्र भूमि के रूप में इसका क्या महत्व है, तो हम लोग देखते हैं पहला कि यह कहाँ पे अवस्थित है। यह गंगा का जो बाढ़ प्रॉन एरिया है वहाँ पे अवस्थित है और ये जो बाढ़ प्रॉन एरिया है वहाँ पे ये बफर के रूप में काम करता है। मतलब मान लीजिए ये गंगा नदी है और यहाँ पे बाढ़ आएगा तो पानी का जो गति होता है वो क्या होता है? बहुत तेज होता है। और यहाँ पे मान लीजिए वेटलैंड है यानी कि आर्द्र भूमि है, तो ये क्या करेगा? तरंग अवरोधक के रूप में काम करता है, जिसको आप क्या कहते हैं? बायोशील्ड कहते हैं। अगर मान लीजिए तरंग को अवरोध कर देगा, पानी का जो गति होता है उसको अवरोध कर देगा, जब ये पानी रिहायशी एरिया में जाएगा तो इसकी गति कम हो जाएगी, तो फलतः क्या होगा? वहाँ की जो जान माल की हानि होती है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। पहला महत्व। दूसरा क्या है? यह बायोडायवर्सिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे 50 से अधिक प्रकार के प्रजाति की पक्षी पाया जाता है। तीसरा देखेंगे आप, इसका आर्थिक बहुत ज्यादा महत्व है। वहाँ के पहला जैसे वहाँ के लोगों को ये रोजगार उपलब्ध कराता है मत्स्य पालन के माध्यम से। दूसरा, ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है जो बक्सर के क्षेत्र के आसपास के लोग हैं वो। और अगर इसका चौथा अगर देखें तो इसका सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल छठ के समय जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इस जलाशय को साफ सुथरा करते हैं और वहाँ पे छठ मनाते हैं। मतलब यहाँ जो छठ महापर्व है उसको यहाँ पे मनाया जाता है, यानी इस झील का एक सांस्कृतिक महत्व है। तो ये हम लोगों ने देखा बिहार के 2 झील, उनकी क्या विशेषताएं हैं। फिर हम देखेंगे रामसर साइट क्या है और इसका क्या उद्देश्य था, ताकि हमने इस कन्वेंशन को किया। तो रामसर जो है एक्चुअली ईरान का एक शहर है। यहीं पे जो इस MOU किए थे वो देश का मिलन हुआ था। कब? 1971 में जो रामसर कन्वेंशन किया गया था उसका उद्देश्य था जो हमारा आर्द्र भूमि है उसको सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि आर्द्र भूमि किसी एक देश या एक राष्ट्र से मिलके उसका बाउंड्री नहीं तय करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एक होता है। क्योंकि जैसे प्रवासी पक्षी को देखेंगे तो वो बहुत सारे झील वगैरह में सर्दियों के समय में या कभी भी गर्मी के समय में प्रवास करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्द्र भूमि को कैसे संरक्षित किया जाए, इसका गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इसको और कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना। अगर हम रामसर भारत की स्थिति देखें रामसर साइट में, तो एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? भारत में है। और अगर विश्व स्तर पे देखें तो भारत का स्थान तीसरा आता है। और अगर भारत में देखें सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और आपको पूछ सकता है बिहार के किसी भी एग्जाम में, बिहार में अब टोटल कितना रामसर साइट हो गया, तो ये 5 हो गया। और इस 5 का नाम आपको पता होना चाहिए। वो जो 5 है अपना, सबसे पहला जो है वो आपका गोकुल झील है, जो कहाँ पे है? बरौनी में है, बेगूसराय में है। वो ऑक्सबो लेक है। और ऑक्सबो लेक किसका है? आपका बूढ़ी गंडक का वो ऑक्सबो लेक है। दूसरा हमारा नागी है, तीसरा हमारा नकटी है और चौथा जो हमारा है वो आपका गोकुल झील है और 5वां जो हमारा है वो उदयपुर झील है। उदयपुर झील आपका पश्चिम चंपारण में है। तो ये 5 झील के बारे में बिहार के लिए आप याद रखिएगा। गोकुल झील की विशेषताएं याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन क्यों हुआ ये याद रखिएगा। भारत की क्या स्थिति है रामसर साइट में ये याद रखिएगा। अब आता है प्रश्न कि ये आर्द्र भूमि है क्या और इसके संरक्षण हम क्यों करते हैं और इसका क्या
जो आर्द्र भूमि होता है, एक्चुअली ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे क्या है कि जो स्थल क्षेत्र है और जो जल क्षेत्र है, जब ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, जैसे ये संक्रमण वाला क्षेत्र, यही आर्द्र भूमि होता है, यानी दलदली क्षेत्र होता है। और इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए किडनी का काम करता है, पहला। दूसरा, ये एक उत्पादक तंत्र के रूप में काम करता है। जैसे अगर आप देखेंगे, मत्स्य पालन के लिए एक बेहतरीन क्षेत्र होता है। तीसरा, यह बहुत सारे बायोडायवर्सिटी की रक्षा करता है। चौथा, यहाँ पे आप पर्यटन आर्थिक रूप से भी उतना ही महत्व है, यानी आप इको टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। और पांचवा आपका ये है कि आर्थिक रूप से इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमने गोकुल झील का ही देखा, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में यह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि की जो उत्पादकता होती है उसमें वृद्धि होती है। तीसरा, आपका जो है पशुपालन के लिए यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है वो चारा के रूप में भी पशु को उपयोग कराता है। तो ओवरऑल जो स्थानीय अर्थव्यवस्था होती है उसको बहुत ज्यादा महत्व ये जो है वो अपना भूमिका निभाता है, ये आर्द्र भूमि। चलिए, इसका ये इम्पोर्टेंस था। अब कई बार पीटी में प्रश्न पूछ देता है, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो स्पेशली, कि आर्द्र भूमि को किन चीजों से, या यूपीएससी का देते हैं, खतरा है। तो इसको खतरा शहरीकरण से है। जैसे आप पहले देखते होंगे बिहार में ही, स्पेशली उत्तरी बिहार में बहुत सारे तालाब होते थे। अब क्या हुआ है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा और शहरीकरण बढ़ेगा, तो ये तालाब है, उस तालाब को लोग क्या करेंगे, भर देंगे, और भर के क्या करेंगे, यहाँ पे अपना घर बना देंगे। ठीक है, तो जब घर बना देंगे तो जो हमारा आर्द्र भूमि है वो क्या होगा, उसका अतिक्रमण हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएगा। कृषि से इसको बहुत ज्यादा चुनौतियां होती है, स्पेशली जो हम लोग आधुनिक कृषि करते हैं, जिसमें आपका उर्वरक के रूप में यूरिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जाके क्या होता है, जो पानी प्रभावित होकर आपका आर्द्र भूमि में जाता है तो यहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो जाता है, या फिर जो केमिकल होता है उससे वहाँ की बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत ज्यादा झील जैसे सूखते जा रहे हैं। तो ये आपका उदय सागर झील के बारे में आपने सुना होगा। तो ये था आपका आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या है हम लोगों ने देखा, इसका क्या महत्व है हमने देखा, और इसका क्या इससे खतरा है उसको हमने देखा। जो हमारा अगला न्यूज था वो बकरी एक भारतीय फिल्म है, और यह क्यों चर्चा में थी। अगर आप 71वीं बीपीएससी दिए होंगे तो उसमें मूवी से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भारतीय किसी मूवी को शामिल किया जाता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक भारतीय फिल्म है, इसका चयन किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज था। अगला जो है, प्रथम पैरा योगासन राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025, एक्चुअली यह प्रथम बार किया जा रहा है योगासन प्रतियोगिता। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो। तो ये इसका जो शुभारंभ किया गया है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था न्यू दिल्ली में, और इसका आयोजन करता कौन होगा, ये आयुष मंत्रालय नहीं है, इसलिए मैंने इसको इसको जो है इसमें न्यूज के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि इसका आयोजन आयुष मंत्रालय नहीं करेगा, बल्कि योगासन भारत के द्वारा, नवयोग सूर्योदय सेना समिति, दिव्यांग सेवा संस्था और दर्पण जो एक एनजीओ है इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट आप देखिएगा आज के न्यूज़पेपर में तीसरे पेज पे, जो नेशनल का जो आप राष्ट्रीय जागरण पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ है भारत भूटान रेल प्रोजेक्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो भारत भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट है, कौन से लिंक प्रोजेक्ट है, इसका क्या लाभ होगा, साथ ही भारत और भूटान एक दूसरे के लिए क्या महत्व रखते हैं। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट है, और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि किस 2 रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत और भूटान के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 85 किलोमीटर लंबी 2 रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इस 2 रेल प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो इसका जो पहला है वो कोकराझार गोलकू, ये असम के साथ है, और बानरहाट समृशे, ये वेस्ट बंगाल के साथ है। तो ये 2 प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखिएगा। इसका क्या लाभ होगा, ये जो रेल प्रोजेक्ट है उसका क्या लाभ होगा, तो पहला जो इसका लाभ होगा, दोनों देश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दूसरा, हमारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जैसे ही रेल आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा, माल ढुलाई हमारा आसान हो जाएगा।
पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोगों का जो आवागमन होता है वो आसान हो जाएगा, जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा और हमारी जो संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए भारत के लिए भूटान का क्या महत्व है और भूटान के लिए भारत क्या महत्व रखता है। तो भूटान जो है भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है, स्पेशली यह बफर स्टेट के रूप में भूटान है। बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट होता है जब दो देश के बीच में एक देश हो तो वो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे ही भूटान है। भूटान कैसे है? जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये भूटान है। भूटान जो है वो चाइना से भी सीमा साझा करता है और भारत से भी सीमा साझा करता है। तो ये सामरिक रूप से भूटान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भूटान जो है भारत को रक्षा सहयोग करता है। अब संरचनात्मक और संरचना जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें भूटान भारत को काफी ज्यादा सहायता करता है। अगर आप देखेंगे जो 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, जैसे हमने एक डायग्राम बनाया है, क्योंकि ये ट्रायंगल था भारत, भूटान और चाइना का। तो यहाँ जब डोकलाम विवाद हुआ था तो भूटान भारत का साथ दिया था, जो हमारा मैत्री संधि हुआ है उसके तहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये डोकलाम मैंने ये दिखा दिया है, ये कौन सा आपका, ये नेशनल पार्क का भी याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, तो इसका दूसरा महत्व जो है वो आर्थिक महत्व होता है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, पहला। दूसरा, भूटान जो है वो सबसे अधिक जो निर्यात करता है वो भारत को करता है। भारत जो है वो विकास प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा निवेश करता है आपका भूटान में, जैसे इनलैंड वाटर टर्मिनल हो गया, रेल लिंक, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। वहाँ के जो मैक्सिमम सड़क होते हैं, हमारा जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रोड होते हैं उसका निर्माण करता है, तो वहां जाके सड़क निर्माण भी करता है। अगर आप बीओपी देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं, वो भूटान के संदर्भ में भारत हमेशा सरप्लस में ही रहता है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस होता है, कल्चरल हमारा महत्व है, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, और स्पेशली जो बौद्ध धर्म के संबंध में दोनों देश के बीच में एक बेहतर संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंस में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो कोलकाता का एशियाटिक सोसाइटी है, जो आधुनिक भूटान के आपके जनक थे झामद्रुम नवागाम नामग्याल, उनका मूर्ति भेंट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो महत्व रखता है। पर्यावरणीय सहायता, जैसे कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके संरक्षण के लिए भारत और भूटान के बीच MOU होता है, जैसे TRA-MCA, यानी मानस जो है वो भारत में भी है और भूटान में भी है। मानस जो हमारा नेशनल पार्क है वो असम में है, और रॉयल मानस, और ये भी आपको पीटी में याद रखना है, अगर पूछ देगा रॉयल मानस उद्यान कहाँ है तो वो आपको भूटान में हो जाता है। इन दोनों के संरक्षण के लिए भारत और भूटान ने आपस में सहयोग किया है। आप जानते ही हैं कि एकमात्र जो पर्यावरण के लिए वो करता है वो सिर्फ और सिर्फ भूटान है। अगला जो होता है, सहयोग के नए क्षेत्र जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे स्पेस में हो गया। फॉर एग्जाम्पल, भारत और भूटान संयुक्त रूप से सैटेलाइट लॉन्च किया था। फिनटेक में सहयोग दे रहा है, जैसे रुपे कार्ड हो गया। रुपे कार्ड जो है वो भूटान पहला देश था जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा प्रदान की गई थी। ई लर्निंग और डिजिटल कनेक्टिविटी, ये जो है वो आपका था। सॉरी दोस्त, अभी लाइट कट गया है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं, क्या ऐसे हम काफी लेट हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इटली के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आत्मकथा। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? उनकी आत्मकथा का नाम है आई एम जर्निया माई रूट्स। आई एम जर्निया माई रूट्स। ये जो आपकी जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की प्रधानमंत्री थी, उनका ये एक आत्मकथा था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका जो भारतीय संस्करण होगा उसका जो प्रस्तावना है वो मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछ देगा अमेरिकी संस्करण का जो प्रस्तावना है वो किसने लिखा, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लिखा था। और पूछ देगा कि इटली के प्रधानमंत्री की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आई एम जॉर्जिया माई रूट्स। एक्चुअली ये बहुत गांव से बिलोंग करती थी, और इनकी एक बहन थी, माँ थी, और इनके फादर नहीं थे। तो इनकी जो एक गांव से लेके और प्रधानमंत्री बनने तक की जो कथा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। और तीसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये जो आत्मकथा है उसको कौन पब्लिश करेगा भारत में? तो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी आत्मकथा का प्रस्तावना मोदी जी के द्वारा लिखा गया है।
उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है आई एम जॉर्जिया, मैं रूट्स। और ये जो लॉन्च किया जाएगा भारत में वो किया जाएगा रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। तो इसमें आपको इतना पॉइंट याद रखना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग डे मनाया गया है अभी, ये कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। इस बार का थीम क्या है? दक्षिण दक्षिण त्रिकोणीय सहयोग। और ये एक्चुअली दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग है कि जो विकासशील देश हैं उनका मानना है कि आप अगर तकनीकी और सामाजिक रूप से हम कम विकसित हैं तो क्या हुआ, अगर हम आपस में एक दूसरे की जो ताकत है उसमें अगर सहयोग करेंगे तो हम एक मजबूत देश के रूप में उभर सकते हैं। तो इनका यही मानना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई सेलेक्टेड लोग हैं, वो आपका हेल्प करे, इससे अच्छा है कि जो नॉन सेलेक्टेड लोग हैं 2 लोग मिलकर एक दूसरे का हेल्प करें। तो इसका यही मानना है कि विकसित देश मान लीजिए अगर हमारा हेल्प नहीं करते हैं तो अच्छा है कि मान लीजिए ए विकसित देश विकासशील देश है और बी विकासशील देश है, तो हमारी मान लीजिए तकनीकी में हम अगर सक्षम है तो हम आपको देते हैं, और अगर किसी ऊर्जा में आप सक्षम है तो ऊर्जा में हमको आप दीजिए, और हम एक दूसरे को सहायता करके एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकें। ये दक्षिण दक्षिण सहयोग का जो है वो थीम है। इसका उद्देश्य, जैसे भारत फॉर एग्जाम्पल फूड सिक्योरिटी में अपना भूमिका निभा सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी में, वैश्विक शांति और सुरक्षा में। तो इस तरह से ये एक आर्टिकल था, तो इसको हमने कवर किया। सैंड अंडर 17 ये किस खेल से संबंधित है? पहला, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसको किसने जीता? भारत ने जीता। उपविजेता कौन हुआ, यानी किसको हरा के? तो बांग्लादेश को हरा के। तो ये आप लोग याद रखिएगा जरूर से, कई बार एग्जाम में पूछता है। जो हमारा अगला न्यूज था वो था उप ग्लेशियर झील। आपको देखेंगे यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि उप ग्लेशियर झील कहाँ पाया जाता है? तो ये अंटार्कटिका के एरिया में पाया जाता है, और स्पेशली वहां पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ से जो भूगर्भ में आप जिसको कहते हैं ना कुंड कहते हैं, मान लीजिए कोई झील है, कोई बर्फ का टुकड़ा है जमा हुआ है और वहां पे कोई गर्म कुंड है, तो गर्म कुंड से क्या होगा? ये ताप निकलेगा, और जब ये ताप निकलेगा तो बर्फ और चट्टान के बीच में घर्षण होगा, क्योंकि चट्टान में भी एक्सपेंशन होगा। और जब बर्फ और चट्टान के बीच में एक्सपेंशन होगा, मान लीजिए चट्टान यहाँ से टूट गया, मान लीजिए चट्टान यहाँ से टूट गया और ये ऐसे झीलनुमा आकृति बन गया और इसमें बर्फ का पानी पिघल के जमा हो गया, तो ये जो झील है इस तरह से झील का निर्माण हो जाता है। और ये टेम्परेचर है मान लीजिए, और यहाँ पे गर्म कुंड है आर्कटिक क्षेत्र में, और जब ये उष्मा निकलेगा तो ये चट्टान भी टूट जाएगा, क्योंकि चट्टान में एक्सपेंशन होगा, बर्फ भी पिघलेगा, उसमें झील का हो जाएगा। तो ये जनरली आर्कटिक क्षेत्रों में उप ग्लेशियर झील को देखा जाता है, और यही कई बार खतरा के रूप में उभर कर सामने आता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक ये इम्पैक्ट भी देखने को ये मिलता है। ठीक है, अगला जो है भारतीय तटरक्षक बलों का सम्मेलन हुआ है। आप दैनिक जागरण के 3 या 4 पेज पे जाके देख सकते हैं। इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, तो उन्होंने कुछ रक्षा को लेके कुछ परिभाषित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब हमारी 3 ही तरह की चुनौतियां नहीं है, बल्कि अन्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां भी उभर कर आ रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारी परंपरागत चुनौतियां थी उससे इतर अब हमारी जो चाहे वायु रक्षा हो या थल से हो या समुद्री हो, हमारे समक्ष चुनौतियां उभर कर आ रही है। एक्चुअली ये तटरक्षक का था, उन्होंने समुद्र के बारे में कहा कि जो हमारी समुद्री रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और वायु भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि समुद्र का जो है वो तट रेखा सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कोई सुनामी आती है या कोई अन्य प्रकार की घटना आती है तो उसकी सीमा कई बार आगे पीछे होते रहता है, पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले जो परंपरागत चुनौतियां थी उससे इतर अब ड्रोन से संबंधित चुनौतियां भी समुद्री क्षेत्र में आ रही है, एआई से संबंधित चुनौतियां भी आ रही है। ये क्या करते हैं, जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो जो डिजिटल मैपिंग होता है या खुफिया जानकारी होता है उसका यूज करके वो आतंकवाद को अंजाम देते हैं। तो ये काफी ज्यादा चुनौतियां उभर कर आ रही है, तो इन्होंने इन चीजों पे लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही जो हमारा तटरक्षक बल है उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं वो भी उन्होंने जिक्र किया है उस न्यूज में। जैसे उन्होंने कहा कि जो तटरक्षक बल होते हैं उनके समक्ष काफी चुनौतियां होती हैं, जैसे अवैध गतिविधियों से संलग्न जो जहाज होते हैं उनको पकड़ना, जो विदेशी मछुआरे आ जाते हैं जैसे आप देखेंगे श्रीलंका से या पाकिस्तान से, तो उनको पकड़ना,
फिर जो मादक पदार्थ की तस्करी कई बार आप देखते होंगे भूटान या पाकिस्तान से होता है, उसकी से सुरक्षा प्रदान करना। जो चक्रवात या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, स्पेशली चक्रवात, उसमें मानवीय सहायता पहुंचाना। और कई बार औद्योगिक दुर्घटना हो जाता है या जहाज से ही तेल रिसाव हो जाता है, तो उससे भी समुद्र की रक्षा या मानव जाति को सुरक्षा प्रदान करना इनका काम होता है। तो ये था ओवरऑल आपका भारतीय तट रक्षक का बलों का सम्मेलन। तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। के वीजा आपका पेज नंबर 11 पे मिलेगा, राष्ट्रीय संस्करण पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये के वीजा क्या है, ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या पृष्ठभूमि या क्या रणनीति थी, इसकी क्या विशेषता है और इसकी क्या चुनौतियां या कमियां हैं। तो इतने हम लोग देखेंगे। के वीजा एक्चुअली ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। पहली बात, किसके द्वारा शुरू किया गया है के वीजा? ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? चाइना ने ये वीजा क्यों शुरू किया? तो इसका उद्देश्य है कि जो विदेशी तकनीकी हैं, उनके जो प्रतिभागी हैं, मान लीजिए भारत में भी जो विदेशी जो तकनीक, कौशल युक्त तकनीक कोई विशेषज्ञ हैं, तो उनको आकृष्ट करना और विदेशी निवेश को आकृष्ट करना, ये इनका उद्देश्य है। इसके पीछे की रणनीति क्या थी? आप जानते ही हैं कि चाइना के पास काफी ज्यादा इंजीनियर है, फिर ये वीजा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इनका उद्देश्य ये है कि अपने आप को शक्तिशाली दिखाना, हम जो है तकनीकी विशेषज्ञ और निवेश को आकर्षित करेंगे। इन्होंने आपदा को अवसर के रूप में देखा। स्पेशली अभी आप न्यूज में पढ़े होंगे कि अमेरिका के द्वारा H1B वीजा जो लेगा उसके फी को $1,00,000 कर दिया गया है। तो इन्होंने सोचा अगर हम अपने वीजा के फी को कम कर देंगे तो जो स्पेशली आप जो वीजा धारक होंगे जापान के, यूरोप के, साउथ कोरिया के, तो वहाँ के लोगों को हम अपने यहाँ आकृष्ट यहाँ पे जो है वो बुला पाएंगे। ठीक है, तो ये इनका था। इसका क्या जो विशेषता है? तो इसका विशेषता है कि ये एस्टीम क्षेत्र को लक्षित करते हैं, यानी कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियर एवं गणितज्ञ को अपने यहाँ आकृष्ट करना। और ये प्रवासी को सुविधा प्रदान करेंगे आवास का। और इन्होंने कहा है कि आपके पास अगर कोई रोजगार नहीं है तो भी आप हमारे यहाँ आके अपना तकनीकी क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। इसकी क्या कमियां हैं? तो इसके जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें आप कितने उम्र के व्यक्ति वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, उनकी क्या कार्य कुशलता होगी, उस पर वो पूरा मौन है। पहला कमियां। दूसरा है कि अगर आप आ ही जाते हैं, आपको रोजगार भी मिल जाता है, आपका क्या जो है वित्तीय भत्ता होगा, पहला। दूसरा, आपको क्या रोजगार अगर मिलता है तो उससे क्या आपको सुविधा दी जाएगी। आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो क्या आपको जो रेसिडेंस होता है उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इस पे भी इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है। तीसरा जो है जो अस्थायी नागरिकता होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भारत से ही जाता है, साउथ कोरिया से जाता है या जापान से जाता है और वहां पे वो रहना चाहता है, तो इसके लिए कुछ दुर्लभ मामलों को छोड़कर इन्होंने बिल्कुल कुछ भी चर्चा नहीं किया, जबकि H1B वीजा धारक को इस संदर्भ में काफी सहूलियत दी गई है। तो ये एक सीमा है। और सबसे इम्पोर्टेंट सीमा यहाँ की भाषा की सीमा है, क्योंकि चीन का जो ज्यादातर कार्य होता है वो वहाँ के मैंडरिन भाषा में होता है और मैंडरिन भाषा सबको आनी आवश्यक नहीं है। तो ये 4 इनकी चुनौतियां थी। इनकी क्या विशेषता थी K1 वीजा का, वो हमने देख लिया। के वीजा याद रखिएगा, चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। पहला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो विदेशी तकनीकी है और निवेश है उसको आकृष्ट करना। और इसकी जो सीमाएं हैं उसको हमने देखा। इसकी सीमा को आप 4 पॉइंट में याद रख सकते हैं कि इसके लिए कोई जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें उम्र, शैक्षणिक कोई सुविधा नहीं दी गई है। अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो उनको वित्त या अन्य सुविधा क्या दिया जाएगा उस पर बिल्कुल मौन है। उसके बाद उनको अस्थायी नागरिकता को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। और भाषा संबंधी चुनौतियां हैं। टॉम हॉक मिसाइल ये काफी अभी चर्चा में है, क्योंकि अमेरिकी के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि वो टॉम हॉक जो मिसाइल है वो यूक्रेन को देंगे। तो आपको पूछ सकता है कि टॉम हॉक मिसाइल क्या है, इसकी क्या मारक क्षमता होती है। तो जो टॉम हॉक मिसाइल है वो अमेरिका की एक लंबी दूरी की मारक क्षमता की एक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 25,000 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये यूक्रेन को मिल जाएगा तो युद्ध की क्या ही स्थिति हो जाएगी। तो बस इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना था। एटोसा नेशनल पार्क अभी ये काफी चर्चा में है। आप देखेंगे दैनिक जागरण के एक छोटे से उसमें कवर किया है इसको।
ये क्यों अभी चर्चा में है? क्योंकि यहाँ बुशफायर हो गया है, यानी जंगल में बहुत तेजी से आग लग रहा है। तो यहाँ का ये अफ्रीका का एक्चुअली सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसमें आता है। एटोसा नेशनल पार्क के बारे में आपको पूछ सकता है कि एटोसा नेशनल पार्क नामीबिया में स्थित है, बिल्कुल है। दूसरा पूछ सकता है अभी यह चर्चा में क्यों था? बुशफायर के कारण, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देगा यह अफ्रीका का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है, तो बिल्कुल है। यह गेंडा का जो काला गेंडा होता है उसके लिए आवास प्रदान करती है, और काला गेंडा जो है IUCN के रेड लिस्ट के संकटाग्रस्त प्रजातियों में यह शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एटोसा नेशनल पार्क है उसको बेहतर रहना, सुरक्षित रहना कितना आवश्यक है। वैसे भी जो वन होते हैं, बायोडायवर्सिटी, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण या कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण अभी जो बुश फायर है वो काफ़ी तेजी से फैल रहा है। जैसे आपने पिछली बार कैलिफोर्निया के जंगल में जो आग लगा था उसको देखे होंगे। तो इसकी ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका एनालिसिस हम लोग कभी एडिटोरियल के एनालिसिस के माध्यम से करेंगे बुश फायर को, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, IIP जिसको कहते हैं आप। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको कौन जारी करता है, यह क्या दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, इसके कौन कौन से सेक्टर है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो ये पीटी में काफ़ी बार पूछता है, चाहे वो स्टेट PCS हो या UPSC हो। तो ये जो है क्या ये साल भर जारी किया जाता है? तो हाँ, ये प्रत्येक मंथ जारी किया जाता है। इसका बेस ईयर फिलहाल जो है वो 2011-12 है, और अभी चर्चा चल रहा है कि इसके बेस ईयर को संशोधित किया जाए, और जो संशोधित बेस ईयर होगा 2025-26 में होगा। जैसे आपने अभी 71वीं BPSC दिए होंगे तो उसमें ये बेस ईयर से संबंधित WPI का पूछा था। इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है NSO जो होता है वो स्टैटिकल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो क्या दर्शाता है? ये जो उत्पादन है उसके वॉल्यूम को दर्शाता है, और इसमें 3 ही क्षेत्र आते हैं आपका, माइनिंग, विनिर्माण और इलेक्ट्रिसिटी। जो किसी के उत्पादन को दर्शाता है मतलब वो रोजगार को दर्शाता है, और इस जो आंकड़ा होता है उसका यूज RBI सरकार अपना जो नीति निर्माण करती है उसमें इस आंकड़े का यूज करती है। और इसके साथ एक जुड़ा होता है आपका कोर एरिया। लोग कई बार कोर एरिया और उसको मिला देते हैं, तो नहीं, कोर एरिया के लिए अलग इंडेक्स जारी होता है, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, और ये जारी करता है आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको आप कहते हैं OEA, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी DIPP, जो कि GI टैग भी प्रदान करता है, वो भी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कई बार पूछ देता है कि कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं और कोर इंडस्ट्री का क्या महत्व है, और कोर इंडस्ट्री में ये जो 8 आपके घटक है उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कोर इंडस्ट्री में पहला आता है आपका कोल, दूसरा आता है विद्युत, तीसरा आता है आपका माइनिंग, चौथा आता है आपका नेचुरल गैस, पांचवा आता है फर्टिलाइजर, चौथा आता है आपका सीमेंट, पांचवा आता है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट, छठा आता है क्रूड ऑयल, और आपका माइनिंग आता है। सबसे ज्यादा जो तवज्जो दिया जाता है वो रिफाइनरी को दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसके क्या लाभ होते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है, यानी कि जब ये बढ़ेगा तो आपका GDP बढ़ेगा, जब GDP बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगा, जब बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, और जब निवेश बढ़ेगा तो फिर GDP बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ मिलता है अगर हमारा कोर इंडस्ट्री में बढ़ोतरी होता है तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझे होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा उसको बिल्कुल एनालिसिस के साथ लाते रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।